अस्सलाम वालेकुम। टुडेस लेक्चर नंबर 6 और हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अ पीरियोडिक प्रॉपर्टी जस्ट लाइक द प्रीवियस वंस। जिस तरीके से हमने इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को डिस्कस किया, जिस तरीके से हमने आयोनाइजेशन एनर्जी को डिस्कस किया, इसी तरीके से हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को भी डिस्कस करेंगे। तो उन प्रॉपर्टीज की तरह ये वाली भी एक पीरियोडिक प्रॉपर्टी है जो पीरियोडिक टेबल के अंदर पीरियोडिक फंक्शन रखती है। ये भी पीरियोडिक टेबल के अंदर इसके प्रॉपर ट्रेंड्स वेरी करेंगे। तो ये पीरियोडिक प्रॉपर्टी ही है जिस तरीके से आयोनाइजेशन एनर्जी थी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तो इसको अंडरस्टैंड करते हुए हमें सबसे पहले यह देखना होगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है क्या। तो आपको आइडिया है कि जब दो सेम ताकत की, मसलन मैं अगर कहता हूं कि दो सेम ताकत के पर्सन हैं, ये ए है और ये पर्सन बी है, दोनों की पावर सेम है और इन दोनों के दरमियान में ये दोनों एक ही मैस को खींच रहे हैं। ये दरमियान में एक सॉलिड मैस है, इसको इस तरफ से बी खींच रहा है और इस तरफ से ए खींच रहा है। अब आप जरा अंदाजा लगाएं कि अगर दोनों की ताकत सेम है तो ये दरमियान वाला मैस किसकी जानब जाएगा? ये कहीं नहीं जाएगा, ये स्टैंड स्टिल रहेगा, ये दरमियान के अंदर ही रहेगा। चूंकि दोनों खींचने वाले सेम है तो किसी एक की तरफ नहीं जाएगा। एक तो सिनेरियो है ये। जबकि दूसरा सिनेरियो ऐसा है कि जिसके में एक अगर खींचने वाला जो है ए, वो ज्यादा पावरफुल है, इसकी ताकत ज्यादा है कंपैरिजन टू बी, बी की ताकत कम है और अब दरमियान में है वही मैस। तो अब की बार ये मैस किसके करीब चला जाएगा? ए के। चूंकि ए की ताकत ज्यादा है और बी की ताकत कम है तो बी से ये दूर चला जाएगा, इसलिए अब ए के करीब। बिल्कुल सिमिलियर बिहेवियर हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में नजर आता है। जब दो एटम एक जैसे होते हैं और दोनों के खींचने की पावर सेम हो तो इन दोनों के दरमियान, मसलन H2 में एक तरफ खींचने वाला H है और दूसरी तरफ खींचने वाला भी H है और इन दोनों ने आपस में शेयर किए हुए हैं एक एक इलेक्ट्रॉन। एक इसकी तरफ से आ गया और एक इसकी तरफ से आया हुआ, ये दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ है। जब ये दोनों खींचने वाले सेम हैं तो इस तरफ और इस तरफ खिंचाव बराबर होगा और इस केस के अंदर हम कहेंगे कि किसी एक ने अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को नहीं खींचा, ये इलेक्ट्रॉन इन दोनों के दरमियान इक्वल शेयरिंग पे रहा, इक्वल डिस्टेंस पे रहा, इसकी शेयरिंग जो है वो इक्वल रही, किसी एक तरफ नहीं है। अब दूसरा केस हम ऐसा लेते हैं कि जिसमें एक खींचने वाले की ताकत ज्यादा है, यानी एक तरफ H ले लें और दूसरी तरफ क्लोरीन या फ्लोरीन ले। अब इस केस के अंदर क्लोरीन की पावर ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा जो कि सेंटर में होना चाहिए था, अब वो सेंटर में नहीं रहा, वो किसके करीब चला गया है? वो क्लोरीन के करीब चला गया है, क्योंकि क्लोरीन की पावर जो है इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचने की वो ज्यादा है। अब यही चीज जो हमने यहां डिस्कस की दोनों एग्जांपल में कि कोई चीज कितनी ज्यादा पावर से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचती है, यही चीज कहलाती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज बेसिकली किसी भी एटम की ये पावर है, पावर ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। ये किसी एटम की पावर है जिससे वो शेयर्ड में जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है उसको अपनी तरफ खींचते। यानी पावर ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। किसी भी इलेक्ट्रॉन के जोड़े को अगर कोई एटम अपनी तरफ खींचता है, उसकी जो ताकत है उसको कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो यहां पे इस एग्जांपल के अंदर भी आप देख सकते हैं कि एक तरफ फ्लोरीन तो दूसरी तरफ भी फ्लोरीन, ये मुकाबला चल रहा है फ्लोरीन और फ्लोरीन के दरमियान में और दोनों के खींचने की ताकत सेम है। तो जो इन्होंने ऊपर वाले फ्लोरीन का ये इसका और इस फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन ये है, ये दोनों के दरमियान जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है ये बराबर रहेगा और यही वजह है कि यहां शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो बराबर तरीके से दोनों के दरमियान डिस्ट्रीब्यूटेड है। हम यहां देख सकते हैं दोनों में बराबर। इसीलिए इस केस के अंदर जो उसने बॉन्ड बनाया है वो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनाया है, इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। जबकि दूसरे केस के अंदर हाइड्रोजन का मुकाबला है फ्लोरीन से, फ्लोरीन की ताकत ज्यादा थी तो जो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के इधर शेल में पड़ा हुआ था शेयरिंग के लिए और ये जो इन दोनों के दरमियान था, तो इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन का यहां पे पड़ा है तो ये दोनों किसके करीब चले जाएंगे? ये हाइड्रोजन का फ्लोरीन के करीब चला जाएगा और दोनों के शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन यहां पे आ जाएंगे। यही वजह है कि ये पोलर कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है। तो हमने यहां पे इन दोनों के दरमियान डिस्कस किया कि ये किस तरीके से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन क्या है। फिर अगला सवाल आता है कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किसने करवाया? तो ये इंट्रोड्यूस करवाया एक अमेरिकन साइंटिस्ट है लिनस पॉलिंग के नाम से। केमिकल बॉन्डिंग में लिनस पॉलिंग का एक इंपॉर्टेंट रोल रहा है। इसके अलावा केमिकल बॉन्डिंग के साथ साथ लिनस पॉलिंग वो वाहिद केमिस्ट हैं जिन्होंने दो दफा नोबेल प्राइज विन किया है। 2 टाइम्स ये नोबेल प्राइज विनर हैं और सोलो विनर है, यानी इनके साथ किसी ने शेयर नहीं किया। पहली दफा इन्होंने केमिकल बॉन्डिंग केमिस्ट्री में और दूसरा पीस में, क्योंकि ये वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन के खिलाफ थे। तो लिनस पॉलिंग ने जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहा कि एटम्स के दरमियान ये पावर डिफरेंट है खींचने की, मुख्तलिफ एटम जो है एलिमेंट्स के, उनकी ये पावर डिफरेंट है और इसके लिए एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का स्केल इंट्रोड्यूस करवाया। ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का स्केल है इसकी वैल्यू 0 से लेकर 4 तक है। इसका मतलब यह है कि 0 मिनिमम वैल्यू है और मैक्सिमम वैल्यू क्या है? मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 4 है, 4 मैक्सिमम वैल्यू है। तो मिनिमम से लेकर मैक्सिमम तक इसने एलिमेंट्स को यहां पे डिस्ट्रीब्यूट किया। किस तरीके से किया कि ये अल्कली मेटल से स्टार्ट होते हैं, अल्कली मेटल की सबसे कम वैल्यू होगी अल्कली मेटल की और इससे आगे ये प्रोसीड करेगा अल्कली मेटल से और ये अल्टीमेटली जाएगा
कहां तक, हेलोजन तक, और हेलोजन में यह हाईएस्ट वैल्यू चलती है। अल्कली मेटल में बॉटम के ऊपर सीजियम है जिसकी 0.8 या 0.6 के करीब होती है। यहां से ये जाता है टॉप के ऊपर फ्लोरीन है जिसकी 4.0 होती है। तो हाईएस्ट फ्लोरीन की है और लोएस्ट जो है वो सीजियम की। तो इस तरीके से एक स्केल जो है उसको इंट्रोड्यूस करवाया गया जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मुख्तलिफ तरीके से स्केल करता है। अब अगला सवाल आता है कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करती है। तो फैक्टर्स की भी बात कर लेते हैं। फैक्टर्स वही हैं जो पीछे बार बार हमने पढ़े। इसमें पहला फैक्टर तो एटॉमिक रेडियस का है कि एटॉमिक रेडियस पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करती है। कैसे अफेक्ट होती है एटॉमिक रेडियस के साथ कि अगर रेडियस बढ़ता है तो शेल बढ़ेंगे, और जो शेल बढ़ेंगे तो इनर शेल का जो शील्डिंग इफेक्ट है वो भी बढ़ेगा। तो आखिरी इलेक्ट्रॉन या आने वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना जो है इसकी ताकत कम हो जाएगी। यही वजह है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम हो जाएगी। क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से मुराद ये है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन को किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन को, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को खींचना। तो जब अपने नहीं खींचे जा रहे तो बाहर वाले कैसे खींचे जाएंगे। तो पहला फैक्टर तो हो गया एटॉमिक रेडियस का, जो कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। ग्रेटर द एटॉमिक रेडियस, ग्रेटर विल बी द नंबर ऑफ शेल्स, ग्रेटर विल बी द शील्डिंग इफेक्ट, एंड लेसर will be the strength to pull the valence electrons towards itself, and lesser will be the strength to pull the shared pair electron towards itself. तो रिजल्ट क्या निकला कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम होगी। इसके अलावा बात करते हैं दूसरे फैक्टर पे। ये दूसरा फैक्टर ऐसा कौन सा है जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इफेक्ट करता है, और ये है न्यूक्लियर चार्ज। और ये दो फैक्टर ही ऐसे हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हवाले से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियर चार्ज कैसे इंपॉर्टेंट है कि अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से जो पुल है शेयर्ड पेयर के ऊपर, इलेक्ट्रॉन के जोड़े के ऊपर, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे, वो पुल जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर है वो बढ़ जाता है। और अगर वो पुल बढ़ गया जो इलेक्ट्रॉन के जोड़े के ऊपर है तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा करीब तरीके से खींचा गया, तो इसको स्ट्रॉन्गर वे से पुल किया गया, इसको स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन मिली, और ये करीब आ गया किसके, जो एटम इसको खींच रहा है। यही वजह है कि अगर ये न्यूक्लियर पुल बढ़ेगा तो एटम के खींचने की टेंडेंसी बढ़ेगी और रिजल्ट में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ेगी। तो यहां से हमने ये चीज निकाली कि एटॉमिक नंबर के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली रिलेटेड, जबकि रेडियस के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इस चीज को हमने डिस्कस कर, और यही वजह है कि जब हम लिथियम की बात करते हैं तो लिथियम का न्यूक्लियर चार्ज जो है वो 3 है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ऑलमोस्ट 1 के करीब होती है, 1.0 के राउंड अबाउट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लेकिन जब हम बात फ्लोरीन की करते हैं तो फ्लोरीन के पास 9 इलेक्ट्रॉन्स खींचने वाले हैं, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4.0 के करीब होती है, जो कि मैक्सिमम है। तो जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ रही है। तो ये तो हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के वो फैक्टर्स जो इसको, कौन से फैक्टर्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अफेक्ट कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के फैक्टर्स के बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ट्रेंड्स इन पीरियड्स एंड ग्रुप्स। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पीरियड्स के अंदर। तरीकाकार वही रहेगा जिसको हम स्टार्टिंग से ही करते हैं। पीरियड्स में किस तरीके से वेरी करेगा, उसके लिए बहुत सिंपल सा मेथड है कि आप पीरियड्स में लेफ्ट टू राइट जाएं, तो लेफ्ट टू राइट मूव करने से आपको पता है कि न्यूक्लियर चार्ज, शेल सेम रहता है, जब शेल सेम रहता है तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। और ऊपर ही हम पढ़ चुके हैं कि न्यूक्लियर चार्ज तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से जो पुल है वो स्ट्रॉन्गर हो जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे, और अगर पुल स्ट्रॉन्गर हो गया तो अल्टीमेटली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो लेफ्ट टू राइट यहां पे मेंशन है कि लेफ्ट टू राइट जाने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। और इसमें एग्जांपल आप दोबारा से कोट कर सकते हैं वहीं लिथियम की और साथ में फ्लोरीन की, जो मैंने ऊपर मेंशन की है। आप एग्जांपल में इसी को कोट कर लें कि लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1 है जबकि फ्लोरीन की 4 है। फिर सेकंड नंबर पे हम आ जाते हैं, और सेकंड नंबर है कि ये वाला ट्रेंड किस तरीके से ग्रुप्स में वेरी करेगा, ग्रुप्स के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे चेंज होगी। तो ग्रुप्स में टॉप टू डाउन जाने से, टॉप टू बॉटम में जाने से आपको पता है कि अगर आप टॉप टू बॉटम जाते हैं तो अब की बार एटॉमिक रेडियस जो है वो हर स्टेज पे बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि अब नंबर ऑफ शेल्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं। जब शेल्स बढ़ रहे हैं तो रेडियस बढ़ रहा है, और जब रेडियस बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन के पेयर को अपनी तरफ खींचना, यानी इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो पावर है वो क्या हो रही है, वो कम हो रही है। क्योंकि भाई रेडियस बढ़ जाएगा तो न्यूक्लियस से जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाएंगे, वो दूर हो जाएंगे। अपने इलेक्ट्रॉन दूर हो गए हैं तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो अगर यहां पड़े हुए हैं, तो अब इस शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की जो ताकत है वो इस न्यूक्लियस की कम हो गई है। क्योंकि इनर इलेक्ट्रॉन अब क्या करेंगे, इनर इलेक्ट्रॉन शील्डिंग इफेक्ट जो है वो बढ़ा देंगे, जिसकी वजह से आखिरी इलेक्ट्रॉन के जोड़े को, जो कि शेयर पेयर में पड़ा हुआ है, जो कि कोवलेंट में पड़ा हुआ है, उसको अपनी तरफ खींचने की ताकत, पावर कम हो जाएगी। और जब पावर कम हो जाएगी, पावर रिड्यूस होगी, तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, उसका रिजल्ट निकलेगा कि फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या हो रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी रिड्यूस हो रही है। यही वजह है कि हम ग्रुप्स में टॉप टू बॉटम अगर बात करें तो ये जो हैलोजन का ग्रुप है जिसका टॉप मेंबर फ्लोरीन है, फिर क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। हम बात करें तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम होती है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4.0 के करीब है, जबकि आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की हम बात करें तो आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 2.8 के करीब है। तो आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम हो जाती है। आप इस एग्जांपल को कोट कर सकते हैं इसके ग्रुप्स के अंदर ट्रेंड्स को डिस्कस करते हुए।
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें क्या बताती है, इसको आगे फर्दर भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें नेचर ऑफ बॉन्ड के बारे में बताती है। ये इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है कि ये नेचर ऑफ बॉन्ड के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। कैसे इंफॉर्मेशन देती है कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0.4 से नीचे होता है, 0.4 या इससे कम होता है, तो इस केस के अंदर जो बॉन्ड होगा वो प्योर कोवलेंट होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने हाईलाइट कर लेना है, लिख लेना है साथ में कि अगर 0.4 दो एटम जुड़े हुए एटम मसलन H और Cl, इन दोनों के दरमियान अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0.4 या इससे कम होता है, तो इनके दरमियान जो बॉन्ड होगा वो कैसा होगा, वो प्योर कोवलेंट होगा। लेकिन अगर यही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0.4 से लेकर 1.8 के दरमियान में होता है, तो अब की बार जो बॉन्ड होगा वो होगा तो कोवलेंट, लेकिन ये कोवलेंट बॉन्ड होगा पोलर कोवलेंट। अब की बार बॉन्ड पोलर कोवलेंट होगा, पार्शियल चार्जेस होंगे, जैसे कि जो एग्जांपल इसमें ICl में आ रही है। अच्छा, ऊपर वाले में एग्जांपल किसकी आ सकती है, H2 की, सिमिलियर के दरमियान में जो बॉन्ड है ये वाले बॉन्ड। इसी तरीके से CH4 की एग्जांपल भी इसी कॉन्टेक्स्ट में आ सकती है कि ये प्योर कोवलेंट बॉन्ड है। जबकि 0.4 से 1.8 वाली जो एग्जांपल है वो पोलर कोवलेंट ICl की एग्जांपल उसमें आ सकती है। फिर ऐसे तमाम बॉन्ड्स जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.8 से बढ़ जाए, इससे ग्रेटर हो जाए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, तो ऐसे तमाम मॉलिक्यूल को हम आयोनिक कहते हैं कि अब वो कोवलेंट से निकल गए हैं, वो प्योर आयोनिक हो गए। और प्योर आयोनिक आप देख लें, NaCl का कंपाउंड जो है वो इसकी एग्जांपल है। NaCl के केस में भी आप देखें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.8 से ज्यादा होगा, और इसी तरीके से KCl के अंदर भी ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा। सीजियम क्लोराइड के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर आप गेस करें तो आपको आइडिया होगा क्लोरीन का 3.5 के राउंड अबाउट कर लें या 3.8 के राउंड अबाउट, और अगर सीजियम का करें तो 0.8। अब अगर आप इसको माइनस करें तो ये ऑलवेज ग्रेटर देन 1.8 होगा, 1.8 से ये ग्रेटर होगा। तो अगर इस केस के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.8 से ग्रेटर होता है तो बॉन्ड जो होता है वो कैसा होता है, वो आयोनिक इन नेचर होता है। और सबसे ज्यादा आयोनिक इन नेचर वही बॉन्ड होगा जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सबसे ज्यादा होगा। और यही वजह है कि जो फ्रॉन्शियम का फ्लोराइड है या जो सीजियम फ्लोराइड है, ये सबसे ज्यादा आयोनिक होते हैं। इनके अंदर आयोनिक करैक्टर जो है वो मोर देन 90% होता है। आयोनिक करैक्टर का भी हमें आइडिया हो जाता है जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस को करते हैं। तो इस तरीके से हमने डिस्कस किया है कि इसके ट्रेंड्स जो ग्रुप्स और पीरियड्स के अंदर वेरी कैसे होते हैं। इसके साथ ही आपका ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो टॉपिक है ये कवर होता है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के टॉपिक के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, और ये बहुत शॉर्ट टॉपिक है और हम इसको ब्रीफली डिस्कस करेंगे, और ये है मेटालिक करैक्टर के नाम से। मेटालिक करैक्टर है क्या? मेटालिक करैक्टर ऐसा बिहेवियर है कि अगर कोई एलिमेंट अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को आसानी से रिमूव कर दे, यानी असल में मेटालिक करैक्टर है ईज इन रिमूवल ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कि हम कहेंगे वो उतना ज्यादा उसके अंदर मेटालिक करैक्टर है जितना ज्यादा उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए ईज है। तो हम इसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज ईज ऑफ रिमूवल ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जितना ज्यादा कोई आसानी से वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा उतना ज्यादा वो मेटालिक बिहेवियर शो करेगा। तो अब अगर कोई आसानी से अपने टेंडेंसी ये शो करता है कि वो अपने लूज कर देता है इलेक्ट्रॉन्स को, तो हम कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, इसको हम कहते हैं कि ऐसे एलिमेंट्स जो हैं वो मेटालिक बिहेवियर शो कर रहे हैं, उनको ज्यादातर मेटल कहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी रखता है, इलेक्ट्रॉन्स गेन करने की, ऐसे एलिमेंट्स को हम नॉन मेटल्स कैटेगराइज करते हैं। यही वजह है कि अगर आप बात करें सोडियम की, एग्जांपल देख लेते हैं, सोडियम की बात करें तो सोडियम की टेंडेंसी क्या होती है, सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है, क्योंकि इसके पास 11 होते हैं, और 11 होते हैं तो पहले शेल में दो इलेक्ट्रॉन हो गए, और दूसरे शेल में 8 होते हैं, 2 4 6, और ये 8 हो गए, और तीसरे शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है जो यहां पड़ा है। अगर ये अपना आखिरी शेल का इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है, तो अब इलेक्ट्रॉन रिलीज करने से पिछले शेल के अंदर ऑक्टेट मुकम्मल हो रहा है, और जब ऑक्टेट मुकम्मल हो रहा है तो ऑक्टेट स्टेबिलिटी की अलामत है, उससे ये स्टेबल हो जाता है। लिहाजा ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के बाद इस फॉर्म के अंदर ये ज्यादा स्टेबल है, और अगर ये इस फॉर्म में स्टेबल है तो ये बनाना चाहेगा, और इलेक्ट्रॉन का रिलीज करना, ये इलेक्ट्रॉन करंट को प्रोसीड करेगा, तो ये इस बिहेवियर को आप मेटालिक करैक्टर कहते हैं। तो इस केस के अंदर ये मेटल होगा, चूंकि ये अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, और चूंकि ये इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है तो इसको हम कहेंगे ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ये अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, इसलिए ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव फाइनली बनता है, पॉजिटिव आयन बन रहा है। दूसरी तरफ वो जो इलेक्ट्रॉन को गेन करें, जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है तब जाके क्लोराइड आयन में वो अपना ऑक्टेट मुकम्मल करता है। इसके वैलेंस शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ये 18 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल करता है। तो अब ऐसे केस के अंदर क्लोरीन को हम कहेंगे नॉन मेटल, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया। तो ये तो फंडामेंटल डिफरेंस है मेटल और नॉन मेटल के दरमियान। पीरियोडिक टेबल के अंदर इनकी पोजीशन इस तरीके से है कि जो पहले वाला सारा हिस्सा है जो एस और डी ब्लॉक का है और एफ ब्लॉक का है, इसमें ज्यादातर मेटल्स और ट्रांजिशन मेटल्स पाई जाती है। ट्रांजिशन में इनर और आउटर दोनों है, एफ ब्लॉक वाली भी और डी वाली भी। जबकि जो पी ब्लॉक वाला सेक्शन है, इसका टॉप के ऊपर प्योर नॉन मेटल्स पाई जाती है, प्योर नॉन मेटल्स है। इस ट्रेंड को हम बाद में पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले हमें थोड़ा सा और मेटालिक करैक्टर के बारे में जानना होगा। मेटालिक करैक्टर बेसिकली मेटल के अंदर जो मेटालिक बॉन्ड है उसकी वजह से भी शो होता है।
अब मेटेलिक बॉन्ड को एक्सप्लेन करने वाली इलेक्ट्रॉन बॉन्ड थ्योरी है या इलेक्ट्रॉन पूल थ्योरी है। अब ये जो पूल थ्योरी है इसको डिटेल में हम आगे चल के सॉलिड में पढ़ेंगे। ये पूल थ्योरी के अंदर ये होता है कि मेटल्स के इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्डेड होते हैं और ये अवेलेबल होते हैं फॉर कंडक्शन, ये मूव कर सकते हैं, ये कंडक्शन के लिए अवेलेबल है, और जब ये कंडक्शन के लिए अवेलेबल है तो इनका लूज करना बहुत ईजी है, इसीलिए इनके अंदर मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा पाया जाता है। अब डिस्कस हम करते हैं कि मेटल, अब एग्जांपल किसको देंगे वो मैं डिस्कस कर चुका हूं कि सोडियम की एग्जांपल Na पॉजिटिव की, आप Na की आप कहेंगे सोडियम मेटल है, पोटाशियम मेटल है, आप कहें आयरन मेटल है, कोबाल्ट मेटल है, ये सारे मेटेलिक कैरेक्टर शो करते हैं। जबकि दूसरी तरफ नॉन मेटल में आप कह दें ऑक्सीजन जो है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, नोबल गैसेज, ये सारे के सारे क्या हैं, ये नॉन मेटल हैं, क्योंकि इनके अंदर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है फेवरेबली, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता। अगर हम इनके ट्रेंड्स की बात करें कि ग्रुप्स एंड पीरियड्स के अंदर कैसे हैं, तो इसका हाईलाइट एक मैं आपको बता चुका हूं कि अगर हम एस और पी ब्लॉक और एस डी और एफ ब्लॉक की बात करें तो इन के अंदर एस ब्लॉक के अंदर तो बहुत ज्यादा हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो हैं वो मेटल पाए जाते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव जिनका मेटेलिक कैरेक्टर बहुत ज्यादा है। अब और इसको अगर पीरियोडिक टेबल आप रफली बना लें तो इस पीरियोडिक टेबल में आप इस तरीके से इनके दरमियान में एक डिवीजन जो है वो देखने को मिलती है आपको। ये सपोज कर लेते हैं कि ये पीरियोडिक टेबल है और पीरियोडिक टेबल में ये वाला जो ब्लॉक है, ये स्टार्टिंग वाला, ये एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक है, और ये वाला डी ब्लॉक है। जबकि यहां पे लास्ट के ऊपर हम नीचे देखते हैं वो एफ ब्लॉक भी है, एफ ब्लॉक पड़ा हुआ है, और एफ ब्लॉक के साथ इस साइड पे जो है ये पी ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक है। तो अब अगर इस तरीके से हम इसकी डिवीजन करते हैं तो हम देखते हैं यहां पे जो है ये बहुत ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टर है, हाई मेटेलिक कैरेक्टर है एस ब्लॉक के अंदर, क्योंकि सबसे ज्यादा आसानी के साथ ईज ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये असल में अल्कली मेटल्स के अंदर ही है, अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में। और अगर इनमें सबसे ज्यादा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का ट्रेंड है तो ये सबसे अच्छे मेटेलिक कैरेक्टर शो करते हैं, हाईएस्ट है इनके अंदर मेटेलिक कैरेक्टर, सबसे ज्यादा इनमें। फिर उसके बाद अगर हम मूव करें तो फिर हम किसकी तरफ मूव करेंगे, हम डी ब्लॉक की तरफ। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट भी मेटेलिक है, मैं अभी बात कर रहा हूं सिर्फ पीरियड्स के अंदर, पीरियड्स के अंदर ट्रेंड जो है वो किस तरीके से वेरी कर रहे हैं। तो एस ब्लॉक में सबसे ज्यादा, एस से किसकी तरफ जा रहे हैं, डी में उससे कम, लेकिन है मेटेलिक कैरेक्टर ही है। जबकि डी से हम जाते हैं पी में, तो पी में शुरू हो जाते हैं नॉन मेटल, पी के अंदर मेटेलिक कैरेक्टर बिल्कुल नहीं है, यहां नॉन मेटेलिक बिहेवियर जो है वो ज्यादा है पी में। और उसकी रीजन क्या है कि ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की तरफ जाता है, पी जो है वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की तरफ जाता है, बल्कि जो बाकी हमने डिस्कस किया एस और डी को, वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। सिमिलरली इसी के अंदर यहां पे आपको पता है लेंथेनाइड सीरीज है और एक्टिनाइड सीरीज है जो कि एफ ब्लॉक में आ रही है। अब ये दोनों जो एफ ब्लॉक में आ रहे हैं ये भी मेटेलिक कैरेक्टर शो करते हैं, क्योंकि ये भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की तरफ जाते हैं, इनके अंदर भी प्रोमिनेंट बिहेवियर जो है वो मेटेलिक कैरेक्टर की है। तो इस तरीके से लेफ्ट टू राइट अगर जाएं पीरियोडिक टेबल में हम, तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि लेफ्ट टू राइट जाने से पीरियड में मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो कम होता है। जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जाएंगे मेटेलिक कैरेक्टर कम होगा और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कम होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो बढ़ेगा। तो पीरियड में ये एक इनवर्स समझ लो कि पीरियड में एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो मेटेलिक कैरेक्टर कम होता है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें ग्रुप्स के अंदर कि ग्रुप्स के अंदर मेटेलिक कैरेक्टर का ट्रेंड कैसा है, तो ग्रुप्स में टॉप टू बॉटम हमेशा याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्रुप्स में टॉप टू बॉटम ऑलवेज मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा। टॉप टू बॉटम जाएंगे तो न्यूक्लियर चार्ज जो है Z, इसका जो इफेक्ट है वो कम होगा, किस वजह से कम होगा, शील्डिंग इफेक्ट की वजह से और नंबर ऑफ शेल्स के बढ़ने की वजह से। जब नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ शेल्स के बढ़ने की वजह से शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा और न्यूक्लियर आखिरी इलेक्ट्रॉन पे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो न्यूक्लियस की ताकत है, जो न्यूक्लियर ताकत है जिसको हम Z के साथ शो करते हैं। अब बताओ अंदर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, और अगर अंदर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर, यहां जो इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है आखिरी शेल में, वो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की ताकत को आखिरी इलेक्ट्रॉन के ऊपर नहीं जाने देंगे, ये दरमियान वाले इसको रोक लेंगे और दरमियान वाले क्या प्रोवाइड करेंगे, शील्डिंग इफेक्ट। और आखिरी इलेक्ट्रॉन को यहां से लॉस करवाना, इसको यहां से रिलीज करना आसान है या मुश्किल, और अगर दरमियान में शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा तो न्यूक्लियस की ताकत तो आखिर पे जा ही नहीं रही, तो इसको आजाद करवाना आसान है। और अगर इसका रिलीज इजियर है, इसको रिलीज करवाना आसान है, तो फिर आप देखते हैं कि यही तो मेटेलिक कैरेक्टर है कि कितना ईज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो इससे मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ जाता है, मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, तो टॉप टू डाउन हमेशा मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा। अब सवाल ये एग्जांपल कैसे देंगे, एग्जांपल आप ऐसे दें कि मेटल्स में तो ये ट्रेंड है ही है। अब मेटल्स में अगर मैं आपसे कहूं कि बताएं कि ऊपर सोडियम ज्यादा मेटेलिक है, सोडियम से नीचे पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये लोग हैं, ये एलिमेंट मौजूद हैं, तो अगर मैं इनमें से कहूं कि बताएं सबसे ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टर किसका है, तो इसमें सीजियम का सबसे ज्यादा होगा, सीजियम का हाईएस्ट, जितना नीचे आएंगे उतना मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा, चूंकि सीजियम से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, ऊपर जाएंगे तो कम होगा। लेकिन इसके अलावा नॉन मेटल्स के अंदर भी, जैसे कि नॉन मेटल अगर हम बात करें तो आप चौथा ग्रुप ले लें, कार्बन, सिलिकॉन और इसके नीचे जर्मीनियम, इनकी बात करें तो कार्बन इसमें चूंकि टॉप के ऊपर है, ये नॉन मेटल है, जबकि नॉन मेटल के इससे नीचे अगर आप आए तो सिलिकॉन और जर्मीनियम ये सेमी मेटल्स ये में आ जाती हैं, यानी इनमें अंदर मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों का बिहेवियर मौजूद है।
जबकि इन्हीं के अंदर अगर लास्ट में जाते हैं लेड की फॉर्म में, तो एंड के ऊपर जाके तो लेड पूरा का पूरा मेटल हो जाता है। तो इसका मतलब कि टॉप टू डाउन, और ये किस ग्रुप की हम बात कर रहे हैं, ये हम फोर्थ ए की बात कर रहे हैं। फोर्थ ए जहां कार्बन, सिलिकॉन, जर्मीनियम, लेड, इनकी बात हो रही है। तो यहां एंड तक पहुंचे, तो एंड पे पहुंचते ही हमें नजर आता है कि ये तो पूरा मेटल है। तो इसका मतलब कि टॉप टू डाउन हुआ क्या है, टॉप टू डाउन जाते ही मेटालिक करेक्टर बढ़ा है, मेटालिक करेक्टर जो है वो बढ़ रहा है। तो टॉप टू डाउन मेटालिक करेक्टर बढ़ेगा, आपने कोई एग्जांपल इसमें कोट करनी है। और लेफ्ट टू राइट जो है वो मेटालिक करेक्टर कम होगा, उसमें भी आपने कोई एग्जांपल कोट करनी है। इसके साथ आपका शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो बनता है, जर्मीनियम के बाद टिन और टिन के बाद लेड होता है, यहाँ एस एन और उसके बाद लेड है, और एस एन टिन भी मेटल है और लेड लेड भी मेटल है, ये दोनों मेटल्स हैं, और यही वजह है कि टॉप टू डाउन हम कहते हैं कि ये बढ़ता है। बाकी दरमियान में एक स्टेयर टाइप का स्ट्रक्चर है, जिसको हमने पीरियोडिक टेबल में स्टेयर केस वाला एक टाइप का स्ट्रक्चर है जो सेमी मेटल्स का है। इसको भी हमने डिस्कस किया था जब हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को डिस्कस कर रहे थे। वो सेमी मेटल जो हैं वो स्टेयर टाइप के स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करते हैं। तो ये आज का लेक्चर था जिसमें दो इंपॉर्टेंट टॉपिक को हमने डिस्कवर किया। एक तरफ हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को एक्सप्लोर करने की कोशिश की, और साथ में हमने मेटालिक करैक्टर और उसकी वेरिएशन पीरियोडिक टेबल के अंदर डिस्कस की। इसके नोट्स अच्छे से बना रहे हैं। इसी के ऊपर आपको एक तरफ अभी यहां पे मेंशन हो रहा होगा, यहां पे सीरीज होगी जिसके अंदर पूरे लेक्चर्स पड़े हुए हैं चैप्टर 15 के और चैप्टर 1 के, जितने अभी तक हमने कवर कर लिए। ये खुद इनको दोबारा से सुने, अगर आपको कोई लेक्चर मिस है तो इसको देखें। इसके साथ नीचे आपको एक वीडियो नजर आ रही होगी जिसके अंदर हम एनिमेशन के अंदर मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। वहां पे भी आप उन एनिमेशंस को देख के अपने कॉन्सेप्ट्स को और ज्यादा स्ट्रेंथन कर सकते हैं, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा बनेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कोशिश करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर को एंड कर दें।